Hello everyone and welcome back to our this economic session. We completed with fourth chapter supply analysis. Today we will do quick revision of fourth chapter. In this chapter, first of all, we studied three important concepts. They are total output, stock and supply. Total output means what? Total output means total commodity प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी. जो भी कमोडिटी इकोनॉमी में गिवन पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस की जाती है उसी को बोला जाता है टोटल आउटपुट. आउटपुट मतलब क्या? प्रोडक्शन. क्लियर? देन वी स्टडीड स्टॉक. स्टॉक मीन्स व्हाट? यस, स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर अ सेल विथ अ सेलर. सेलर के पास जो चीज़ें बेचने के लिए रेडी है, फिनिश गुड्स विच आर केप्ट इन अ गोडाउन, उसको बोला जाता है स्टॉक. देन वी स्टडीड सप्लाई. द वर्ड सप्लाई शोज द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर. Producer is ready, willing to sell the commodity from the stock. That is called as a supply. स्टॉक में जो चीज़ें हैं उसमें से जो चीज़ सप्लायर या फिर प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है, ओके, उसको बोला जाता है सप्लाई. क्लियर पॉइंट? So supply is depends upon stock and stock is depends upon प्रोडक्शन. दैट इज टोटल आउटपुट. टोटल आउटपुट ज़्यादा है तो स्टॉक ज़्यादा होगा, स्टॉक ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगा. बट स्टॉक एंड सप्लाई, ओके, स्टॉक एंड सप्लाई, हियर स्टॉक एंड सप्लाई कैन बी इक्वल. सप्लाई कैन नॉट एक्सीड स्टॉक. सप्लाई स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है. ओके, दैट वी हैव स्टडीड. नेक्स्ट थिंग इज हियर is supply schedule. In supply schedule, same way like a demand, we have two type of schedule, that is individual supply schedule and market supply schedule. Individual supply schedule may we studied that supply made by one supplier is called as a individual supply. एक supplier different prices के लिए whatever supplying, okay, whatever goods supply is known as a individual supply. And market supply means more than one seller. If selling, if say supplying particular commodity for a particular prices, different prices, okay, some aggregate of that supply is known as a market supply. And individual supply को market supply को both are upward moving curve. Why they are upward moving curve? Because there is a direct relation between price and supply. What is direct relation? More price, more supply. Less price, less supply. अगर आप सप्लायर हो तो आप ज़्यादा प्राइस को ज़्यादा सेल करोगे और कम प्राइस को कम सेल करोगे. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा सप्लाई किया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा. So this is what direct relation between price and supply. That is why supply curve is upward moving curve. Next, there are determinants of supply. Now this part is reduced by government for this academic year. डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने पढ़ा था सप्लाई कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है. दैट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, से स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होता है. टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर सप्लाई डिपेंड होता है. देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी सप्लाई अफेक्ट होता है. इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन फिजिकल पॉलिसीज होते हैं उनके वजह से सप्लाई अफेक्ट होता है. नेचुरल कंडीशंस, नेचुरल कंडीशन मीन्स जो प्रोडक्ट नेचर पे डिपेंड है, वेदर पे डिपेंड है, तो अगर नेचर ख़राब होगा तो प्रोडक्शन पे असर होगा एंड नेचुरली सप्लाई पे भी असर होगा. देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस, फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने वाली है उसका अभी से प्रेडिक्शन हो रहा है तो सप्लाई पे अफेक्ट होता है. Okay, then other factors like nature of market, relative prices of other goods, export and import, industrial relations, etc. are the factors because of which supply changes.
Okay, this is for your knowledge because in this year इन योर स्टडी पार्ट एग्जाम में ये पार्ट नहीं आने वाला। जो 25% पोर्शन रिड्यूस किया है उसमें ये पार्ट रिड्यूस किया हुआ है। देन देर इज लॉ ऑफ सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉ ऑफ सप्लाई में स्टेप्स मैंने बताया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। सो इंट्रोडक्शन मीन्स हु एक्सप्लेन्स दिस लॉ। So this law is explained by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics in the year 1890. Then second thing you have to write statement. Statement जो है वो उन्हीं के वर्ड्स में है, इसीलिए उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ज़रूरी है। That is, other thing being constant, higher the price of a commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of a commodity, less quantity supplied. Higher price, more supply. Lower price, less supply. That is what your statement. Then we studied assumptions of the law. assumptions, why assumptions? अपने को assumption क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि अगर ये चीज़ें हम लोगों ने assume नहीं रखे तो ये चीज़ों की वजह से सप्लाई चेंज होगा। जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में जो फैक्टर्स थे उनके वजह से सप्लाई चेंज होता है, राइट? बट if we assume that conditions, that factors, then supply remain constant. और अगर सप्लाई कांस्टेंट होगा तो सप्लाई को क्या होगा? अपवर्ड मूविंग दिखाई देगा, राइट? तो ये लॉ ट्रू बताने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने जो आगे के जो पॉइंट्स है उनको एज्यूम माना है। जैसे कि कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है दैट इज कांस्टेंट। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, उनमें भी कुछ चेंज नहीं होता, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, ऐसा यहाँ पे एज्यूम किया है। नो चेंज इन वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशंस कभी भी चेंज नहीं हो रहे, ऐसा यहाँ पे एज्यूम किया है। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज इन गवर्नमेंट, नो चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक दैट दे आर एज्यूम्ड ओवर हियर। No change in a transport cost, there is no change in a transport cost, infrastructure facility ऐसा यहाँ पे assume किया है। Then prices of other goods remain constant, जैसे कि substitute goods or any other goods which is produced by the producer, their prices are remain constant, likewise it is assumed over here. Next is no future expectation, तो ये future expectation को भी constant माना है, clear? So these are some assumptions. Then बारी आती है explanation of the law. So while explaining law, compulsorily you have to make schedule, and after schedule you have to make graph. So schedule you can write same schedule of individual supply. So first column will be the price of a commodity and second one is supply of a commodity. So price में you can write 10, 20, 30, 40, 50. In supply of a commodity in kgs, that is 100 kg, 200, 300 kgs, 400 kgs and 500 kg. Okay, same thing you have to explain in words, and after explaining you have to put this table, you have to explain this table in graphical presentation. For that, y-axis always take price, on x-axis take quantity supply. Okay, and after plotting that what was the supply when price was 10, that is 100, what was the supply when price was 20. So after plotting that dot, make a curve, and that curve name as a SS curve. This is what supply curve, and again this is what upward moving curve, and give the reason why it is upward moving curve, because there is direct relation between price and supply. Okay, आगे जाके हम लोगों ने पढ़ा था exceptions to the law of supply. Exceptions which are not following the law is called as the exceptions. So what are they? Labor supply curve. Labor supply curve, we studied that if a labor getting a wage rate, increasing wage rate, then his working hours will increase. But a particular point, ऐसा एक particular point आता है जहाँ पे प्राइस बढ़ती है, मीन्स उसका वेजेस बढ़ता है बट उसका सप्लाई नहीं बढ़ता है। वाई? बिकॉज एज ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, उसको भी लेजियर टाइम चाहिए, ओके, फ्री टाइम चाहिए, बराबर। ह्यूमन बीइंग है तो वो थक सकता है, बराबर, तो वो क्या करेगा? ही विल प्रेफर लेजर टाइम। सो हायर प्राइजेस को या फिर हायर वेजेस को ही रिफ्यूज टू वर्क मोर। इसीलिए ये लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, और उसके वजह से लॉ ऑफ सप्लाई का अपवर्ड मूविंग नहीं होता है तो बैकवर्ड बेंडिंग बनता है।
That is why supply of labor is one of the exception. Clear? Next, ये जो लेबर सप्लाई कब है वो अकेला शॉर्ट नोट्स के लिए भी पूछा जाता है, तो आपको टेबल और ग्राफ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है. Second one is agriculture goods. See, agriculture goods is again against not following the law of supply because they are depends upon climate. See, if climate is not proper, if there are prices for the agriculture goods but no climatical condition, but climate was not good, no production, then supply can be more? No. So again this is exception. Next is urgent need for cash. See, if seller is having urgent need of cash, will he wait for more prices? कब प्राइस बढ़ेगा उसके लिए रुकेगा नहीं. What he will do? Whatever price he is getting right now, he will sell for that. So less price को भी वो सप्लाई क्या करेगा? ज़्यादा. Why? Because he is having need of cash. Then perishable goods. Perishable goods means जो goods जल्दी खराब हो जाते हैं. So ये भी जो चीज़ें हैं, they are exceptions to the law of demand. Law of supply. Why? Because खराब होने वाले हैं, whatever price seller is getting, he will finish up, he will sold out that all product. Okay. Next is rare goods. Rare goods क्या होते हैं? Antiques goods होते हैं जो रेयरली अवेलेबल होते हैं. उनके प्राइसेस बहुत सारे होते हैं बट वो चीज़ जल्दी से अवेलेबल होते हैं नहीं, उनका सप्लाई उतना ज़्यादा होगा नहीं, इसीलिए ये भी क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सेप्शन है. देन वी स्टडीड नेक्स्ट पार्ट दैट इज वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंजेस इन सप्लाई, जो हम लोगों ने सेम डिमांड में पढ़ा था. वेरिएशन के दो टाइप्स होते हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. Why variation takes place? Okay, variation in supply means supply changes only due to price. If due to price supply changes, it is called as a variation in supply. बात समझ में आई? प्राइस चेंज हो रही है, बाकी अदर फैक्टर्स आप सोचो ही मत, खाली प्राइस की वजह से सप्लाई अफेक्ट हो रहा है. ओके, टेक्नोलॉजी छोड़ दिया, एडवर्टाइजमेंट इग्नोर करो, खाली प्राइस की वजह से, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग वेरिएशन इन सप्लाई बोलते हैं. तो नंबर 1 एक्सपेंशन कब होगा? ग्राफ में देखो, एक्सपेंशन यहाँ पे बोला है व्हेन प्राइस वाज P, सप्लाई वाज Q. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू P1, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस टू Q1. क्लियर? सो दिस इज व्हाट एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. नाउ इन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, प्राइस वाज P, सप्लाई वाज Q. When price decreases, that downward arrow you can see here. Okay, when price decreases to P2, supply decreases to Q1, sorry, Q2. So this is called as a contraction in supply. Same way, next concept was changes in supply. Changes in supply, again there are two types, increase in supply and decrease in supply. Changes in supply कब होता है? When price remain constant. Now here you have to ignore price, but due to other factor like cost of production, techniques of production, climatical condition, ये factors में अगर बदल हो रहा है और उनकी वजह से supply affect हो रहा है, then that is called as changes in supply. So number 1, increase in supply. See the diagram, price constant, so इसीलिए price का line constant रखा है. First supply was Q, तभी supply था, supply कब था? SS. Now due to फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी सोचो या फिर कोई और रीज़न ले लो, उनके वजह से प्राइस कांस्टेंट है बट अदर फैक्टर्स के अगर फेवरेबल है तो सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज होगा. ओके, दैट इज व्हाई यू कैन सी ओवर हियर डॉटेड लाइन, दैट इज व्हाट इंक्रीज इन अ सप्लाई एंड सप्लाई का शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड. क्लियर? नाउ डिक्रीज इन सप्लाई. इन डिक्रीज इन सप्लाई प्राइस रिमेन कांस्टेंट, but due to unfavorable changes in other factor, if supply decreases, it is called as decrease in supply. See, price is constant in your graph, then at that time supply was Q, SS is the supply curve जो right hand side में है. Now due to government unfavorable policy या फिर climatic condition अच्छे नहीं है, then what will happen? Supply will affect, so supply will decrease. So इसीलिए Q से दो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट डिक्रीज इन सप्लाई, और उसकी वजह से सप्लाई को जो है वो राइट साइड से शिफ्ट होके लेफ्ट हैंड साइड में S1 S2 S2 करके शिफ्ट हो रहा है. देखो जो डॉटेड लाइन है, दैट इज व्हाट डिक्रीज इन सप्लाई.
that we have studied. Now here another concept and last concept is concept of revenue, concept of cost. अपने जो फैक्ट्री रहते हैं, फर्म्स रहते हैं, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो खर्चे को बोला जाता है कॉस्ट। और कॉस्ट क्यों होता है, प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन करने के बाद क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो वो सेल करने के बाद वॉट एवर रेवेन्यू जनरेट, वॉट एवर रेवेन्यू वी अर्न, दैट रेवेन्यू दैट इज कॉल्ड एज अ revenue, that receipt in cost is called as revenue. Now cost is having three types. Total cost. Total cost means addition of total fixed cost and variable cost. Fixed cost means the cost which remain constant, fixed, and variable cost are the cost which keeps on changing. Okay, so summation of both of these is called as a total cost. Next was average cost. Average cost means cost per unit. So how you can find out average cost? Average cost equals to total cost divided by total quantity. Clear? So whatever your total cost is there, divide it with total quantity, you will get average cost. Next is marginal cost. So marginal cost means after producing extra unit, okay, after producing one more unit, whatever expenditure cost you incurred, that is known as a marginal cost. So how you will get marginal cost? Marginal cost of n number equals to total cost of n number minus total cost n minus 1. पहले वाला जो खर्चा था माइनस अभी एक्स्ट्रा यूनिट, अभी का जो एक्स्ट्रा यूनिट करने के बाद खर्चा है, माइनस पहले का नई यूनिट, नई कमोडिटी प्रोड्यूस करने के पहले का जो खर्चा था, उससे माइनस अगर किए जाते हैं, देन यू विल गेट मार्जिनल कॉस्ट. सेम रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में आता है. रेवेन्यू मीन्स व्हाट? इनकम जनरेटेड आफ्टर अ सेल प्रोसीड. सो टोटल रेवेन्यू मीन्स व्हाट? सेल प्रोसीड. टोटल सेल प्रोसीड होने के बाद जो इनकम रेवेन्यू आपको मिल रहा है, रिसिप्ट आपको मिलती है, उसको बोला है टोटल रेवेन्यू. रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्वांटिटी इनटू प्राइस. कितने प्राइस के लिए कितने क्वांटिटी सेल किए, देन यू विल गेट टोटल रेवेन्यू. नेक्स्ट इज एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड. ओके, सो हाउ यू विल फाइंड आउट? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. टोटल रेवेन्यू कितना मिला डिवाइडेड बाय कितने क्वांटिटी सेल करने के बाद, देन यू विल गेट टोटल एवरेज रेवेन्यू. Examples are given in a textbook or even while teaching I had explained you nicely. Okay, then third one is marginal revenue. Marginal revenue is the net addition made to total revenue after selling extra unit of a commodity. Okay, extra unit सोल्ड करने के बाद, सेल करने के बाद जो रेवेन्यू आपको जनरेट होता है, उसको बोला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू. सो दैट वी विल फाइंड आउट with the help of this formula. Marginal revenue of n number equals to total revenue n minus total revenue n minus 1. टोटल रेवेन्यू कौन सा? एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने के बाद, माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1, नई कमोडिटी सेल करने के पहले वाला खर्चा, उससे माइनस करेंगे, देन यू विल गेट मार्जिनल रेवेन्यू. सो दिस इज अबाउट फोर्थ चैप्टर. Clear everyone? I hope this fourth chapter is clear with you all. In next video we will study with fifth chapter, that is forms of market. Okay, thank you.